अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ तेबू। नाजरीन, इस हफ्ते हमारा जो मौजू है वो तालीमी हवाले से है कि सिंध में तालीम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि तालीम एक ऐसा ज़रिया है जिसके हवाले से पूरा मुआशरा उसकी लपेट में आता है। क्योंकि तालीम मुतासर होती है तो हर तबका मुतासर होता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हर इंसान का बुनियादी हक़ है तालीम, हर इंसान का चाहे किसी भी खित्ते से हो, तालीम उसका बुनियादी हक़ है, ये यूएनओ रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तानी आइन को देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 25A में भी ये बात की गई है डिस्कस के हर इंसान का फ्री एजुकेशन, तालीमी मयार अच्छा होना चाहिए और उसे मुफ्त तालीम देनी चाहिए। अब सिंध की हालत देखेंगे तो सिंध में हज़ारों स्कूल तो बंद पड़े हुए हैं। दूसरा ये कि गोस्ट टीचर का मसला अलग से रहा है। तीसरा, क्वालिटी एजुकेशन है नहीं। कुछ महीनों पहले की बात है कि नेशनल प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट ज़ाहिर की थी कि पूरे पाकिस्तान में 135 अजला है जिनकी क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, और हमारी एजुकेशन इतने अरसे में मतलब कभी भी सुधर नहीं पाई। उसकी क्या वजूहत हैं, हमारे प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, और उसके अलावा देखें कि इतने जो बच्चे बाहर हैं स्कूल से, 60 से 70 लाख बच्चे जो स्कूल से आउट ऑफ स्कूल से हैं, वो अलग डेटा है। उसके हवाले से हम बात करेंगे। जो हमारे साथ आज गेस्ट है वो एक सीनियर तजिया निगार है और हम उनसे बात करेंगे, नसीर मेमून साहब से। अस्सलाम वालेकुम नसीर मेमून साहब। जी वालेकुम सलाम। नसीर साहब, देखें तालीमी हवाले से बात हो रही है तो तालीम सिंध की आपके सामने है, बलूचिस्तान की हो या सूबा सिंध की तालीम हो, उसमें काफ़ी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और देखें कि पब्लिक एजुकेशन के हवाले से आज तक वो कुछ नहीं हो पाया जो हम रखते हैं कि ऐसी तब्दीली आए जो हमारे सिंध की एजुकेशन को चेंज करे। 18 अमेंडमेंट के बाद भी काफ़ी चीज़ें नहीं बदली जो हमें एक्सपेक्टेशन दी कि बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से, वो अभी तक नहीं हुआ। और आउट ऑफ स्कूल्स जो बच्चे हैं वो भी लाखों की तादाद में हैं, और गोस्ट टीचर का अलग मसला रहा है। तो ये सिंध का जो मयार एजुकेशन का मयार है वो कैसे तब्दील होगा? मतलब हम हर साल सोचते हैं, नए साल में दाखिल होते हैं तो सोचते हैं कि तालीम के हवाले से बेहतरी आएगी, बहस किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। फिर डेटा आती है अगले साल के सिंध के तालीमी मयार इतना पीछे हुआ, इतनी मसले हुए। तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? शुक्रिया आसिफ। पहले तो मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं कि एजुकेशन 18वीं तरमीम से पहले भी सूबाई महकमा था, सूबाई सिंध था एज कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो इस तरह से था कि वो जो एक कंकरेंट लिस्ट होती थी तो वो फेडरल गवर्नमेंट के पास भी एजुकेशन थी, लेकिन जो लोकल इख्तियारात थे, मिसाल के तौर पर स्कूल्स, मिसाल के तौर पर टीचर्स, उनकी ट्रेनिंग, उनकी अपॉइंटमेंट, ये सब कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास शुरू से था। फेडरल गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा रोल था, वो जो करिकुलम वगैरह बनता है तो जरा मैक्रो लेवल का रोल था। तो इससे पहले भी सूबा बेख्तियार नहीं था कि अपनी तालीम को ठीक करे। अब तो जाहिर है उनके पास ज्यादा अथॉरिटी है, आपने जैसे मेंशन किया। मेरा ये ख्याल है कि तालीमी निज़ाम की खराबी की जो जड़ बनी है वो सियासी मुदाखलत है। बावजूद इसके कि तालीमी निज़ाम में कमजोरियां रहती हैं और भी कई तरह के हमें मसाइल हैं, वसाइल जितने चाहिए एजुकेशन के लिए, जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। ओवरऑल पढ़ाना, एजुकेट करना सोसाइटी को, ये हमारी तरजीहात में बहशत मजमुई नहीं रहा इस मुल्क में। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ भी हो सकता था वो ना होने की एक बड़ी वजह मेरे नज़र में, और सबसे बड़ी वजह सियासी मुदाखलत है। और सियासी मुदाखलत किस तरह से, उसके भी कई पहलू हैं। उसको अगर मैं नंबर 1 जो बड़ी बीमारी करार दूंगा वो है मेरिट के बगैर असातिज़ा की जो हजारों में भर्तियां हुई हैं, कोई 2-3 तिहाइयां, कम अज कम मैं अगर कहूं कि 85 से लेके 2-3 साल पहले तक बेतहाशा जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो असातिज़ा की हो या ऑफिसर्स की हो, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रही हैं। सिफारिशी फोन पे हुए नाअहल तरह के लोग जिनको अपनी 1-2 लाइनों के पैराग्राफ भी लिखने ना आए। तो इस तरह की भर्तियां अगर हजारों में होंगी तो फिर उसके बाद तालीम का जो बर्बादी होगी वो आपके सामने है। फिर इसी पॉलिटिकल सपोर्ट और करप्शन की वजह से हजारों टीचर्स घोस्ट टीचर्स रहे हैं सिंध में।
अब जरा रिसेंटली 1-2 साल में कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर हुई है, 1-2 साल नहीं बल्कि मैं इसको 4-5 साल से कहूंगा कि काफी उसके ऊपर एक चेक आया है। वो भी तब आया है जब आप जैसे मीडिया के लोगों ने, सोशल वर्कर्स ने, सोसाइटी ने उस पर एक स्ट्रांग स्टैंड लिया है। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहा है। इवन रिक्रूटमेंट के हवाले से डोनर एजेंसीज ने भी आर्म ट्विस्टिंग की गवर्नमेंट की कि अगर आप इस ट्रांसपेरेंस प्रोसेस से नहीं रिक्रूटमेंट करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। जिसके बाद हमने देखा कि 2 साल कबल आईबीए सखर के थ्रू जो टेस्ट हुए रिक्रूटमेंट के, उसके बाद निस्बतन बेहतर टीचर्स रिक्रूट हुए। तो मैं मुख्तसर करूं कि एक सियासी मुदाखलत, दूसरा मेरिट लिस्ट टीचर्स की भर्तियां, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस तरह होना चाहिए था। हजारों स्कूल्स हमारे पास, आप डेटा निकाल के देख लें आरएसयू का, कि आपको पता लगेगा चौदीवारियां नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ये खास तौर पर जो लड़कियों के स्कूल्स हैं उनमें ये सहूलियत ना होने की वजह से ड्रॉप आउट्स भी होते हैं और एडमिशन कम होती है। नसीर साहब, वो आपकी बात सही है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह पे है, चाहे स्कूलिंग हो, एजुकेशन हो, हर जगह पे। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले की बात है तो उस पर काफ़ी लोगों ने लिखा भी था कि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने 300 डिजिटल स्कूल्स की बात की थी। अब जब यहाँ पे बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप नहीं है, जो स्कूल्स बने हुए हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तबाह है, उनको रीस्ट्रक्चर करने के बजाय डिजिटल स्कूल का वो जो इन्होंने मॉडल बनाया है, 300 डिजिटल स्कूल बनाने के हवाले से इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए थे। तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि एक तो चीज़ बनी हुई है उसको आप अपग्रेड नहीं करते, और जो डिजिटल स्कूल का मॉडल देते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यूज अलग है। यहाँ कराची में ही हम मुतासर हो रहे हैं, तो जो 300 स्कूल्स है वो कैसे रन होंगे? तो इस पे आप क्या बोलेंगे? अच्छा आसिफ, एक तो यह है कि यस, जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको ठीक करना तो कतई अवलियत होनी चाहिए, उस पर कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है। हम अभी तक उस पर अभी बात नहीं हो रही कि जो आपने तस्करा शुरू में किया कि 6 मिलियन बच्चे तो स्कूल से बाहर हैं। तो अगर आपके 5-6 मिलियन बच्चे स्कूल के अंदर हों, या 6-7 मिलियन इतने ही होंगे मेरे ख्याल में सिंध में, और इस वक्त आप कितने हैं? ये 60 से 70 लाख जो है आउट ऑफ स्कूल से, 60 से 70 हाँ, लाख। तो आप अंदाजा करें जितने बच्चे स्कूल्स में इतने बाहर हैं। तो अगर आपके पास 42-43,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो जितने बच्चे बाहर हैं उनको स्कूल में अगर आज लाना हो तो आपको इतने ही नए स्कूल्स चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, आप भूल जाइए इस चीज को। रिसोर्सेज नहीं है। आपके 300 अरब रुपए का बजट आता है तो उसमें डेवलपमेंट बजट तो 15-20 बिलियन से ऊपर होता ही नहीं है, क्योंकि 80-90% आपका तो सैलरीज और एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है। लिहाजा इस मॉडल के थ्रू तो हम कभी भी बच्चों को स्कूल नहीं ला सकेंगे। अब आते हैं डिजिटल के ऊपर। एक्चुअली डिजिटल इज द सोल्यूशन, अगर वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, डिजिटल में जो मॉडल्स हैं उसमें अब वो भी है, जो ऑफलाइन कंटेंट भी अब आ गया है। आप उसके चैलेंजेस हैं अपनी जगह, लेकिन अगर आप टैबलेट्स पे ऑफलाइन पूरे कोर्सेज डाउनलोड होते हैं, उसका एक मॉडल दुनिया में मौजूद है। पाकिस्तान में भी, इनफेक्शन में भी कुछ इदारों ने इसको चलाया हुआ है, लेकिन उसको हमें जरा बैठ के थिंक थ्रू करना पड़ेगा। उसकी मॉडलिंग होनी चाहिए, उसकी पायलटिंग होनी चाहिए। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि ये जो 6-7 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और हर साल उनकी तादाद बढ़ जाएगी। 2.5% तो आबादी आपकी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है ना कि ग्रोथ है उसकी, अनऑफिशियली उससे भी ज्यादा है। तो अगर आप 7 मिलियन पे 2.5% लगा लें तो आपको तकरीबन 12-15 लाख तो नए बच्चे ऐड हो जाएंगे हर साल। 7 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर आप उसका लगा लें 2.5%, तकरीबन इतने बच्चे आपके नए ऐड हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि डिजिटल सॉल्यूशंस के थ्रू, या जो शॉर्ट क्रैश कोर्सेज होते हैं 1-2 साल के अंदर आप बच्चों को प्राइमरी पास कर देते हैं, उसके तरीके मॉडल्स इफेक्टिवली मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हर चीज के शॉर्टकट्स हैं, हर चीज बैकडोर से करनी है, तो ये जो अच्छे मॉडल्स भी हैं वो भी रिजल्ट नहीं देते। सोल्यूशन के ऊपर बात होनी चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोई न्यूट्रल बॉडी के थ्रू गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट करे। गवर्नमेंट के अपने सिस्टम बदकिस्मती से इतने खराब हो गए, अब ये भी बड़ा मुश्किल लगता है मुझे कहते हुए कि थर्ड पार्टी आए। गवर्नमेंट का काम है, करना उनको है, लेकिन अगर आप कहें कि 5 या 10 साल का एक ट्रांजिटरी प्रोग्राम हो, नॉट परमानेंट, ट्रांजिटरी प्रोग्राम हो, जिसके अंदर आप माइलस्टोन्स तय करें, आप एक तरफ गवर्नमेंट के सिस्टम को इम्प्रूव करते जाएं और ग्रेजुअली आप फिर रोल आउट कर दें प्राइवेट सेक्टर को। अब ये विशफुल थॉट लगेगा, बट अल्टीमेटली सॉल्यूशन यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन नसीर साहब देखें, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब कुछ अर्सा पहले, 2-3 महीने पहले की बात है कि नेशनल प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट जाहिर की थी कि
पाकिस्तान में 134 अजला ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, वो तालीमी मयार है ही नहीं। उन्होंने डेटा दी थी कि 134 अजला ऐसे पूरे पाकिस्तान में, ओवरऑल पाकिस्तान की बात हो रही है, तो सिंध में भी ऐसे अजला हैं। इवन लाड़काना जो है उसमें भी वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, लेकिन वहाँ पे भी वो मयारी एजुकेशन नहीं है। इवन पूरे सिंध में मयारी एजुकेशन का हम अभी तक वो इमेज नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे किस शहर में मयारी एजुकेशन है। तो उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? दूसरा, ये 15-16 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन अभी तक वो हमें चीज़ नज़र नहीं आई कि एजुकेशन का मयार इतना अच्छा कर सके। देखिए, मयारी एजुकेशन की तो तशरीह पहले हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि व्हाट इज मयारी। अगर मैं अपनी सोच वाली जो मेरी डेफिनेशन मेरे जहन में आती है, मैं वो अप्लाई करता हूँ, तो ऑनेस्टली मुझे पाकिस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट में मयारी तालीम नजर नहीं आती। सिंध और बलूचिस्तान का हाल शायद बदतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम कहते हैं कि अच्छा, कम अज कम पख्तूनख्वा की सतह की तो स्कूल्स कर दें, पंजाब की सतह के कर दें, इस्लामाबाद के अगर आप इंटरनेशनल नहीं करते भूल जाइए। पाकिस्तान में जो अच्छे से अच्छा स्कूल है वहां तक कम अज कम वहां तक कर लें। लेकिन देखें, सिंध में बदकिस्मती है कि 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 88 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़िया-उल-हक के बाद बेनजीर साहबा की बनी, तो 85 में मैंने आपसे तस्करा किया ना कि ये गौस अली शाह साहब वजीर आला थे। ये तब से मैं अगर एक बेंचमार्किंग करूं तो वहां से डिग्रेडेशन शुरू हुई। सिफारशी असातिज़ा की भर्ती, कोटा था असातिज़ा, सन कोटा, फला किस्म की यूनियंस के लोगों को खुश करने के लिए उनको कोटे नौकरियां बांटी गई। तो इसकी एक पीछे हिस्ट्री है पूरी। तो मैं समझता हूं कि तब से पीपल्स पार्टी के उस दौर की हुकूमत में भी ये नौकरियां ऐसे ही ब्लैंक आर्डर एमपीए साहबान लेके घूमते थे। मैंने खुद उस जमाने में, अभी मैं यूनिवर्सिटी में था तब की बात कर रहा हूँ, मैंने देखे थे ब्लैंक आर्डर्स बांटे जाते थे वर्करों में, हामियों में। तो ये बेड़ा गर्क होते होते हमें 30-40 साल लग गए जिस चीज में, उसको रिवर्स करने में अब आपको दुगना अरसा चाहिए होगा। और खराबी पैदा करना आसान है, उसको सुधारने का टाइम डबल लगता है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर जिम्मेवारी थी और है। वो सिंध में सबसे ज्यादा लंबी हुकूमत उसकी रही है। आज जो तालीम की बर्बादी है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उससे पहले वाली हुकूमतें भी हैं, लेकिन उससे पहले भी तो ज्यादातर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। दरमियान में 2-4 साल के ये 90s में जो आते थे इस्लामाबादी हुकूमतें, अदरवाइज ज्यादा वक्त तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। बेहतर बना सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन सियासी नीयत नहीं है। वहां वो लोग बैठे हैं जिनको सिंध को सुधारना, उनकी तालीम को बेहतर करना, चूंकि नीयत में नहीं है लिहाजा चीजें ठीक भी नहीं होती। अब 1-2 साल से वजूहत कुछ भी हो, अगर रिक्रूटमेंट ठीक करने पे आ गए तो कर ली ना, कौन सी क़यामत आ गई। मेजॉरिटी आप अच्छे टीचर्स आपने रिक्रूट कर लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी सिंसियर है, अभी भी अगर कोई उसकी आंख खुली है, हम अज्यूम करें, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए रिफॉर्म्स को। बिल्कुल नसीर साहब, मेहरबानी नसीर साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपने कीमती वक्त दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। नाजरीन, हमारे साथ नसीर मेमन साहब बात कर रहे थे तालीमी हवाले से कि सिंध की तालीम को कैसे बेहतर किया जाए। एक तो मेरिट है नहीं यहाँ पे, एक तो उन्होंने ये बात की, दूसरा ये कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हमारी एजुकेशन है, तालीमी मयार है, वो ठीक नहीं हो पा रहा। दूसरा ये कि जो टीचर्स की भर्तियाँ हुई हैं हज़ारों की तादाद में, वो इनसफिशेंट है। क्योंकि देखिए बात वो है कि अगर हम भर्तियाँ करते रहेंगे और उनमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, ट्रेनिंग्स नहीं होगी, तो ज़ाहिर है वो एजुकेशन का वो सत्यानाश हो जाएगा। अब बात हो रही थी हमारी एजुकेशन पे। नाजरीन, हम यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी बात हो रही है आज तालीमी मयार कैसे बेहतर किया जाए, सिंध में जो तालीमी निज़ाम है उसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि देखें, इस्लामाबाद हो या KPK हो, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे नसीर साहब ने ये बात की कि 2 वजूहात हैं, एक तो मेरिट का ना होना, दूसरा सियासी मुदाखलत की वजह से सिंध की तालीम तबाह है। अभी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, माजिद मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम माजिद मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम।
माजिद मक्स साहब, अभी आपसे पहले हमारी नसीर साहब से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो सिंध की तालीमी मयार बेहतर नहीं हो पा रहा, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो वो है कि मेरिट नहीं होना, दूसरा ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सियासी मुदाखलत की वजह से सिंध की तालीम बेहतर नहीं हो पा रही। तीसरी वजह ये है कि जो टीचर्स भर्ती हुए हैं 85 से लेके अभी कुछ साल पहले की वो बात कर रहे थे, उस पीरियड से अभी तक वो वो क्वालिफाइड नहीं है टीचर। तो अब उन्होंने ये बात बोली, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि सिंध की तालीम जो है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, उसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर टेकिंग मी। मैं अपना सिर्फ ये बताऊंगा कि देखें, ये भी इश्यूज हैं जो नफी साहब ने बताए, ये भी इश्यूज हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप एजुकेशन को डिवाइड करेंगे तो मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करूंगा। हमारे पास जो इश्यूज है उसमें एक एक्सिस है, एक गवर्नेंस के इश्यूज है, तीसरा क्वालिटी के इश्यूज है। अब एक्सिस जो सवाए जो हमारा कुछ जो कंट्रीज हैं, स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज है, उसके अलावा अभी एक्सेस का इशू किसी मुल्क में नहीं है। एक्सेस से मुराद ये है कि आपके पास बच्चों के पास स्कूल जाने की रसाई नहीं है। मतलब है कि आप दूर दराज इलाकों में जाएंगे तो वहां पे आपको देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे 15-15 किलोमीटर पे स्कूल नहीं है। मतलब पोस्ट प्राइमरी स्कूल तो आपको मिलेगा ही नहीं। पोस्ट प्राइमरी से मुराद ये कोई हाई स्कूल नहीं है, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। बच्चे जो है सबसे ज्यादा जो है वो जो प्राइमरी पोस्ट के बाद वो जो है उनको कहीं एक्सेस नहीं मिलती। और उसके बाद कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि यार जब आगे नहीं पढ़ सकेगा बच्चा तो मैं इसको क्यों प्राइमरी में दाखिला दिलाऊं, तो वो प्राइमरी में भी दाखिला नहीं दिलाते। तो एक तो हमारी जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो इस 21वीं सदी में भी हमारे पास अभी एक्सेस नहीं है। दूसरा जो इशू है हमारे पास गवर्नेंस का ये इशू है, उसमें आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कह सकते हैं। गवर्नेंस का मैं थोड़ा सा आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। देखिए, हमारे पास दुनिया जो है ना वो नीचे से ऊपर जाती है, हम ऊपर से नीचे आना चाहते हैं। पता नहीं क्या पॉलिसी है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूँ। देखिए, हमने 2018 में ईसी टीचर्स अपॉइंट किए थे। 2018 में आसिफ भाई, 2018 में ईसी टीचर अपॉइंट किए थे। अभी 2025 चल रहा है, अभी तक हमारे पास ईसी की क्लासेस स्कूल्स में डेवलप नहीं हुई। अच्छा। इसी तरह आप देखेंगे, मैं आरएसयू का कंसल्टेंट था 2013 से लेकर 2018 तक। वहां पे एसएसपी का एक प्रोजेक्ट था और वो स्कूल स्पेसिफिक बजट हुआ करती थी। वो तकरीबन कोई 6 अरब के करीब हुआ बजट हुआ करती थी। वो 2018 तक लेप्स गई, कोई काम नहीं हुआ। तो ये इसको आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कह सकते हैं, इनकॉम्पिटेंसी कह सकते हैं। ऐसे लोग भर्ती किए गए जो काम नहीं करते। उसके बाद आपके पास तीसरी जो चीज है वो क्वालिटी आएगी तब जब आपके पास जो फैसिलिटीज है, जो आपके गवर्नेंस के इश्यूज हैं, स्पेशली जो मिसिंग फैसिलिटीज है, वो आपके पास होंगी। अभी आप बात करते हैं कि हम आपको म्यूजिक टीचर देंगे। भाई म्यूजिक टीचर कब देंगे? जब आपके पास म्यूजिक की कोई क्लास तो एस्टेब्लिश करें। म्यूजिक की क्लास तो है नहीं, आप म्यूजिक टीचर रख रहे हैं। आपके पास ईसी की क्लास है नहीं, आप ईसी की क्लासेस बना रहे हैं। तो आप जब तक पहले फाउंडेशन में काम करें कि आपको करना क्या है। दूसरी बात जो ये है कि आपने टीचर अपॉइंट कर दिए हैं, ठीक है, आपने टीचर तो अपॉइंट कर दिए। टीचर्स अगर वो इंजीनियर्स हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, आप वो जब क्लास में जाता है या स्कूल में जाता है तो उसको बैठने की चेयर नहीं मिलती, कोई फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पर लैब्स नहीं है, वहाँ पे किताबें नहीं है। ये सारे के सारे जो इश्यूज मैं आपको काउंट करवा रहा हूँ, ये सारे गवर्नेंस के इश्यू हैं। और गवर्नेंस हमारी इतनी पैथेटिक है। देखें, एक तो ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी डिस्कस की हैं, एक्सेस, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट और पॉलिसीज़। ठीक है, ये 3 चीज़ आपने डिस्कस की। दूसरा ये जो है टीचर्स अपॉइंटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हज़ारों की तादाद में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने की वजह से हम तालीम तबाह कर दें, ये क्या गवर्नमेंट को शोभा देता है? देखिए, बात सुने, अभी आपके पास ग्रोथ रेट नहीं है। जिस मुल्क में ग्रोथ नहीं होती ना, वहाँ पे आपके इंजीनियर आपके अपॉइंट नहीं होते। अभी आपने सारे इंजीनियर एजुकेशन में अपॉइंट कर दिए, जिसके पास कोई जॉब नहीं थी वो चले गए। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि पक्की जॉब है, चलो हम चले जाते हैं। आप मुझे बताएं, जो ऐसे बच्चे जो डेवलपमेंट सेक्टर से 1.5 लाख 2 लाख या बैंकों से आए, आप उसको 30,000 पे या 40,000 पे रखेंगे, वो क्या काम करेंगे? और वहां जाएंगे, यहाँ पर एसी में बैठे होते थे, वहां जाएंगे आपके पास बच्चों के पास ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना टीचर्स के पास बैठने की जगह है। आप मुझे बताएं, ऐसा टीचर क्या पढ़ाएगा? तो ये तो आपने रिसोर्स का जाया किया है ना। ऐसे टीचर आपने अपॉइंट किए जो टीचर बनने नहीं चाहते थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी तो वो टीचर बन गए। और उसके बाद मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। और टीचर्स को जब देखा मैंने
मॉनिटरिंग का जो उन्होंने निज़ाम बनाया, सबसे पहले तो इन्होंने मॉनिटरिंग का एक सिस्टम बनाया, मॉनिटरिंग सिस्टम, और उसके बाद इन्होंने मॉनिटर्स रखे। जब मॉनिटर रख रहे थे तो मैं उस वक्त आरएसयू में हुआ करता था, मैं उनको कहता था यार ये आप मॉनिटर तो रख रहे हैं, लेकिन इन मॉनिटर के पीछे भी आपको कोई मॉनिटर भेजना पड़ेगा। और सही, ऐसा ही हुआ निगरानी के लिए कि वो सही। मॉनिटर, हाँ, वो जो मॉनिटर थे वो टीचर्स के साथ मिलके वो चेक नहीं करते थे, और उसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई लाखों रुपए, मिलियंस रुपीस देकर, वो भी फेल। तो आप देखें कि ये हर जगह नाकाम होते जा रहे हैं, हर जगह नाकाम होते जा रहे हैं। किताबें हैं, ये भी आपके पास एक गवर्नेंस का इशू है कि आपके सेक्रेटरी ने माना कि हमने जो है वो 2 मिलियन बच्चों को जो है किताबें नहीं दी। जब आप किताबें नहीं देंगे तो मुझे बताएं बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये सारे बिल्कुल के सारे माजिद इश्यूज साहब, जो ये हैं, किताबों की बात आपने बहुत ज़बरदस्त की। अभी मलीर और लियारी में हज़ारों की तादाद में किताबें चोरी हुई है, उससे हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वश न्यूज़ के, उनसे बात करेंगे। लेकिन ये जो किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो पहले जनवरी में मसला हुआ था, आपको पता है कि 15 दिन में छुट्टियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही थी किताबों की। बोर्ड के हवाले से सिंटेक्स बोर्ड के मसाइल थे, उसको फिर वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे, बोर्ड के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। अब वो बात कहाँ तक है वो तो किसी को पता नहीं है कि रीस्ट्रक्चर किया या नहीं किया। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स है, और एक किताबों की हज़ारों की तादाद में चोरी हुई है रिसेंटली मलीर और लियारी में। वो किताबें, वो जो मलीर में वेयर हाउस है सिंटेक्स बोर्ड का, वहाँ से हज़ारों की तादाद में किताब चोरी होकर मार्केट में सेल किए गए। तो ये देखें जी जी, ये गवर्नेंस का इशू है ना सर, यही मैं तो बिल्कुल। आपको बता रहा हूँ आसिफ भाई, यही तो गवर्नेंस का इशू है ना। आप ऐसी जगह किताब डंप कर देते हैं जहाँ से वो आगे चल, क्योंकि मार्केट में ये बुक्स होती नहीं है, फिर ब्लैक में मिलती है। मार्केट में बच्चे को आप कहेंगे ना आप 7वीं 8वीं क्लास का कोई सिलेबस का, वो मिलती नहीं है, क्योंकि ये किताबें सारी की सारी जो होती है वो गवर्नमेंट देती है। तो वो मार्केट में चली जाती है, फिर मार्केट में ब्लैक में जो है ना लोग बेचते हैं। ये भी गवर्नेंस का इशू है। और दूसरी बात ये कि देखें आपके पास होता क्या है, यहाँ हमारे पास ये कैंपेन पे चलाते हैं, एडमिशन ड्राइव चलाते हैं, उस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। अब बिल्कुल। लेकिन वो ड्राइव कब करते हैं आपको पता है? वो करते हैं आप अगस्त या सितंबर में, जब आपका आधा एकेडमिक सेशन चला जाता है। भाई अब आधा चला जाएगा, जो नए बच्चे आएंगे वो पढ़ेंगे क्या? तो इनको सिर्फ पैसा खर्च करना होता है, स्मार्ट पॉलिसी नहीं है इनके पास। दूसरी भी आपको मिसाल देता हूं कि इनके पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन वहां पे बच्चे नहीं, नॉन फॉर्मल के सेंटर से नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? अभी भी आपके पास जो आरएसयू का जो डेटा है वो देखेंगे कि वो बहुत ही पुराना होगा। अभी भी इनके पास डेटा मौजूद नहीं है कि आपके स्कूल कितने हैं और फंक्शनल कितने हैं और एनरोल्ड बच्चे कितने हैं। ये मैं जब 2015-16 में पढ़ता था और काम करता था, उसी वक्त ये बताते थे कि हमारे पास जो है 4.5 मिलियन जो है ना एनरोल्ड चिल्ड्रन है, लेकिन आपके पास आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है वो 7 मिलियन है। तो आपके पास आप रेशियो तो देखें ना। तो हर जगह पे हम देखते हैं कि ये एजुकेशन की जो तो लाखों में आउट ऑफ पॉलिसी स्कूल तो लाखों में है। मसला ये है कि देखें माजिद साहब के ये 16 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को हुकूमत करते हुए, इतना अरसा मतलब वो हुकूमत में रहे हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है तो उसको डेवलप नहीं कर पा रहे। तो ज़्यादा डेवलप हम नहीं चाहते, जैसे नसीर साहब कह रहे थे कि हम जैसे डायरेक्ट वो मतलब यूरोप की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस्लामाबाद का जो एजुकेशन सेक्टर है या इस्लामाबाद की जो एजुकेशन है उतना मयारी बनाए, या केपी के है उतना थोड़ा बहुत तो मयारी बना सकते हैं ये। देखें आप केपी के पीछे हैं जहाँ पे जंग चली हुई है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बलूचिस्तान में है, वहां से आप पीछे हैं। आप रिपोर्ट तो पढ़ें, हालात आपके ऐसे, कराची के भी हालात खराब है एजुकेशन के। आप जब लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो बहुत पीछे हम। ये सब कुछ हो सकता है, प्रायोरिटी नहीं है ना आपके पास। जब आपके पास प्रायोरिटी नहीं है, अब वजीर साहब खुद खड़े होकर कहते हैं कि ये 5 स्टार होटल में आप प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, हालांकि वो खुद अथॉरिटी है। ये नहीं कहता कि मैं आज से बैन लगा रहा हूँ, वो वहां पे बात करता है, तालियां लग जाती है, लेकिन दूसरा प्रोग्राम भी उसी 5 स्टार में होता है। तो आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स और रुपीस खर्च करते हैं, लेकिन आपके पास आप पॉलिसी नहीं बना सके कि आपको जो पैसा मिलता है वो आपकी जो मिसिंग फैसिलिटीज है। आपको पता है हमारी बजट अभी इन्होंने 7% बढ़ाई है, तकरीबन को 312 जो है बिलियन रुपीज इनकी बजट है। उसमें अगर आप 80% भी आप कहें कि ये तनख्वाह में जाती है, उसके बाद भी आपके पास 40-42 अरब रुपए बचते हैं जो आप डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं, वो करते ही नहीं है। और मैं उनका हिस्सा रहा हूँ, डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है उसमें 80% इनके कॉन्ट्रैक्टर ले जाते हैं और इनकी कमीशन चली जाती है, और स्कूलों पे काम नहीं होता सर।
मतलब लेस देन 2% वो बजट जीडीपी खर्च होती है एजुकेशन के हवाले से। जीडीपी का अगर देखें तो वो 312 अरब जो आप कह रहे हैं उसमें से 80% ये दे दें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च आए होते हैं। उसके अलावा दूसरी बात ये कि डेवलपमेंट सेक्टर की हम बात करते हैं तो उसमें भी एनजीओज़ का काफ़ी रोल होता है। ये कहते हैं कि भाई देखें हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, लेकिन फिर भी हम वहीं पे वहीं खड़े हैं। माजिद साहब आप भी डेवलपमेंट सेक्टर में रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी रहे हैं, लेकिन देखें इतनी सारी वो कैंपेन्स होती हैं, चलती हैं एजुकेशन के हवाले से, लेकिन फिर भी हम मतलब वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। नहीं देखिए, प्रायोरिटी आपके पास होगी तब आप करेंगे ना। एजुकेशन के लिए क्या प्रायोरिटी, मैंने आपको बताया अभी तक हमारे पास एक्सेस नहीं है। एक्सेस तो मतलब एक्सेस टू एजुकेशन तो ये है ना भाई, आपके पास जो स्कूल्स हैं, आपने हाई स्कूल को मिडिल को हाई सही, कर सही। दिया। अब वहाँ पे हाई स्कूल्स में आपके पास स्कूल जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर है उसको आपने प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब भाई अब जब आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का जब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है तो आप उसको उसमें हायर सेकेंडरी में रखे ना, वो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल सही, सही। इसलिए आपके पास ऐसी है ना, तो आपके पास जितने भी एक्सेस का मसला है पहले उसको सॉल्व करें। एक्सेस की बात भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इश्यूज भी है। बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। आपने वो बहुत अच्छी बातें की कि एक 3-4 मसाइल आपने डिस्कस किए एजुकेशन के हवाले से। एक तो एक्सेस नहीं है, जो स्कूल्स बने हुए हैं वहाँ तक रसाई नहीं है बच्चों की। दूसरा ये कि गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस से मतलब ब्यूरोक्रेसी हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, उनकी जो मुदाखलत है तालीमी निज़ाम में, उन्होंने तालीमी निज़ाम को बेहतर होने नहीं दिया। तीसरी पॉलिसी नहीं है कोई, मतलब 312 अरब की जो बजट है उसमें से 80% जो है वो तनख्वाहों में चली जाती है। तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, एनालिस्ट थे, तज्ज़ियाकार थे माजिद मकसूद साहब। नाजरीन अभी हम यहाँ पे एक लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे तालीमी मयार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और उस हवाले से हम बात कर रहे थे। जो तज्ज़िया निगार थे हमारे साथ माजिद मकसूद साहब, उन्होंने ये बातें कही कि एक तो गवर्नमेंट को बेहतर बनाना चाहिए, तालीमी पॉलिसीज़ अच्छी बनानी चाहिए। दूसरा एक्सेस, जो स्कूल बने हुए हैं वो एक्सेस देनी चाहिए बच्चों को। और तीसरा जो इंटरफियरेंस है पॉलिटिकल, वो ख़त्म होनी चाहिए। नाजरीन अब हमारे साथ जो मौजूद है वो हैं डॉक्टर सुंदस बिशारत अहमद, DH सफ़ा यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आसिफ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आपसे ये सवाल हम करेंगे, 2-3 सवाल एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि आपने एजुकेशन पे काफ़ी काम किया हुआ है। कि मतलब मुख्तसर सा ये कि देखिए सिंध की तालीम के हवाले से बात हो रही है, तो सिंध की जो तालीम है वो प्राइमरी से लेके सेकेंडरी या एजुकेशन जो सारे मामलात हैं वो इतनी ख़ास नहीं है। हालांकि 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, लेकिन वो एजुकेशन का मयार बेहतर नहीं हो पाया। एक तो ये है। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है, एक्सेस भी नहीं है और पॉलिसीज़ भी नहीं है। एक्सेस का मतलब ये है कि जो स्कूल बने हुए हैं वहाँ तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। और दूसरा ये कि पॉलिसीज़ नहीं है। तो उस हवाले से एज एजुकेशनलिस्ट आप कैसे देखती हैं कि इस तालीमी निज़ाम को जो सिंध में राइज है उसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और दावत दी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सिंध में तालीम के शोबे की बहुत अबतर सूरत हाल है और ये एक बहुत संगीन मसला है। माजरत के साथ इसके बहुत सारे, या यूँ कह लीजिए कि मुतअद्दिद असबाब हैं। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि गुज़िश्ता 16 सालों से मुसलसल इक़्तिदार में एक अपनी ही पार्टी होने के बावजूद इस शोबे में कोई भी काबिल ज़िक्र बेहतरी देखने को नहीं मिलती। और इसकी कई वजूहात हैं, जैसे कि आपने ख़ुद फरमाया कि पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है, सियासी मुदाखलत। फिर इसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल के मुताबिक है कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है वो अदम इस्तेकाम पैदा कर रही है। क्यों? इसलिए कि जब मेरिट को नज़रअंदाज किया जाता है और गैर अहल अफराद, नाअहल अफराद को अहम ओहदों पर भर्ती किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, तो पॉलिसियों पर मौसर अमल दरामद मुमकिन नहीं रह सकता।
सही। एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक तालीमी सेक्रेटरी जो हैं हमारे, उन्होंने एतराफ़ भी किया कि तकरीबन 60 डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स नाअहल हैं, और ये मैं नहीं कहती, ये अखबार कहते हैं। इसी तरह वसाइल की कमी और करप्शन है। जब आप मेरिट पे लाए हुए लोगों को ऊपर नहीं ला रहे और अपने मनपसंद नेपोटिज्म के एक एम्बियंस को फेवर कर रहे हैं, तो जाहिर बात है गलत तकसीम होगी, करप्शन होगी। और इसकी देखिए ना, कई स्कूल की इमारतों को देखिए, फर्नीचर देखिए, यहाँ तक कि अफसोसनाक सिचुएशन ये है कि साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात मुहैया से नहीं भी है, ये स्कूल बिल्कुल। महरूम है। तो ये बात है। फिर अब अगर पाकिस्तान के हालात देखे जाएं तो लड़कियों की तालीम में रुकावटें एक आम सी बात है। सही। सिंध में 51% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं, और ये बहुत हमारे लिए एक संगीन सूरत हाल है जिसपे हमें काम करने की बहुत अशद ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए, मेरे आपके काम करने से हम अपनी कोशिशों के मुताबिक कदम तो उठा रहे हैं, सही। लेकिन हुकूमती तौर पर इस पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ना सिर्फ सकाफती रुकावटें, बल्कि गुर्बत, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर ये जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसको सॉल्व करने की बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि इस पे काम किया जा सके। इसी तरह एक और संगीन मसला ये भी हमें नज़र आता है कि देखिए, देही और शहरी तकसीम देखिए। अब बिल्कुल। देयर इज़ अ डिवाइड इन रूरल एंड अर्बन एजुकेशन। अब जो अर्बन एजुकेशन है वो खूब से खूब तर की रैट रेस चल रही है। मेरी खुद बेटी 7 बरस की है, और जब मैंने उसको स्कूल में दाखिला कराया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे बहुत तहकीक करनी पड़ी, हालांकि मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ, कि सही। मैं उसको किस स्कूल में डालूं जहाँ उसको क्वांटिटी ना मिले, क्वालिटी मिले। सही। तो ये मेरा तो होगा ये क्वालिटी मशवरा। एजुकेशन का देखें तो मसला हर जगह है। मैंने अभी बात की थी, हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे इस्लामाबाद से नसीर मेमन साहब, वो राइटर भी हैं। तो उनसे बात हुई थी हमारी कि जो कुछ अर्सा पहले, 2-3 महीने पहले की बात है, प्लानिंग एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में जो 134 अजला है उनकी क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। तो अब 134 अजला को आप देखें, डिवाइड कर दें पूरे चारों सूबों में, तो उसमें सिंध भी आ जाता है, बलूचिस्तान आ जाता है। तो ये सारी सूरत हाल मुल्क की सूरत हाल है, लेकिन उसमें सिर्फ जो मयारी एजुकेशन का थोड़ा बहुत मिलता है वो KPK में मिलता है या इस्लामाबाद में मिलता है। लेकिन जी सिंध और बलूचिस्तान की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। और 51% जो हैं वो लड़कियां, जैसे आपने बताया कि डेटा है कि वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं 60 से 70 लाख वो आउट ऑफ स्कूल से। और यहीं से दूसरी बात, हम सोचते हैं कि ये जो मसनूई जहानत के दौर में हम दाखिल हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम जब दाखिल हुए हैं, पाँव रखा है, तो इस मयार को लेके हम कैसे दाखिल हो सकते हैं जब हमारी एजुकेशन बेहतर नहीं है, जब हमारे स्कूल्स बंद हैं, गोस्ट टीचर है, और हमारे जो टीचर्स भर्ती किए हुए हैं उनमें कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो फिर हम ये जो इस दौर में कैसे दाखिल हो सकते हैं? ये एक बहुत मुश्किल सा सवाल है जिसका जवाब देना एक छोटे से प्रोग्राम में बहुत मुश्किल सा होगा। आपकी थोड़ी सी नॉलेज में और इजाफा करूं कि मैं कुछ देर पहले ही एक अखबार के स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी, और द नेशन के, और उसमें था कि द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 22 मिलियन to 25.6 million in the last decade. बिल्कुल। And this is just Sindh. 79% बच्चों ने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया। नहीं किया। तो सही। ये सोच जो है ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए, AI के ज़माने में जहाँ तालीमी निज़ाम को मौसर बनाने के लिए डिजिटल टूल्स को अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की ज़रूरत है, फिर इसी तरह असातिज़ा की तरबियत की ज़रूरत है, कौन आएगा ऐसा शख्स जो ये कदम उठा सके कि जी हाँ, तालीमी निज़ाम में कोई बेहतरी आई है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें सबसे पहले तो शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी का जो एक एहतसाब का और अकाउंटेबिलिटी का जो एक लेवल है वो बिल्डअप करना पड़ेगा। जब आपके अंदर ये चीज़ आएगी दैट ऐनमा कुंतुम गॉड इज़ वॉचिंग यू, तो ऑब्वियसली आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। और
देखिए हमारे बड़े हमेशा कहते थे कि कब्र की मिट्टी ही है जो हविस की आग को बुझा सकती है। तो इस वजह से इस चीज़ को तो हमें अपने अंदर से तमाम उन लोगों को सामने लेके आए जो मेरिट पर हैं, और पॉलिटिकल किस्म की अपॉइंटमेंट्स जो हैं कि ये इस एमएनए का बेटा है या भतीजा है या बिल्कुल, भांजा है या बिल्कुल, भांजी बिल्कुल। है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश की जाए। फिर असातिज़ा की तरबियत की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसे भी असातिज़ा हैं जिनको ये मालूम ही नहीं कि लेसन प्लान्स जैसी भी कोई एक बला होती है, स्कीम ऑफ वर्क जैसी भी एक कोई बला होती है, और उसको एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी की जाए कि जैसे हम आईएसओ के तमाम मंशूर पे चलते हैं और ऑडिट करते हैं, तो जब तक ऑडिट्स नहीं होंगे, जब तक आपके ऊपर ये सर्वेलेंस नहीं होगी, जिसे मिशेल फूको पैनऑप्टिकल इफेक्ट कहता है कि सर्वेलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो पावर नॉलेज नेक्सस वो कुछ और कहानी कहता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि सर्वेलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पर काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि मसला हल हो सकेगा जब सर्वेलेंस होगी, जब ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी, उससे अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी से लोग डरेंगे, ये हमारी पकड़ होगी। तो यही बात है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सज़ाएं दी जाती थी तो खुलेआम दी जाती थी, इसलिए नहीं कि एक दहशत फैलाई जाए, बल्कि एक प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि देखें अगर आप भी ऐसे करेंगे तो आपका ये आफ्टर इफेक्ट बिल्कुल, होगा। मतलब तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुंदस बिशारत। आपने बहुत ज़बरदस्त बातें हमसे शेयर की कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन के हवाले से, कि मतलब जहाँ पे भी कमी है वहाँ पे जी, सर्विलेंस होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने का, शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सुंदस बिशारत, जिनका ताल्लुक़ था डीएचए सफ़ा यूनिवर्सिटी से और वो आईआर डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि जब तक सज़ा और जज़ा का अमल नहीं होगा, जैसे मज़हब में होता है सज़ा और जज़ा का अमल, वैसे ही मतलब हुकूमत जब सज़ा और जज़ा का अमल तय नहीं करेगी, सर्विलेंस नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म नहीं होगी, तब तक हमारा जो एजुकेशन निज़ाम है वो बेहतर नहीं हो सकता। नाजरीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात हो रही थी हमारी एजुकेशन का जो मयार है वो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है सिंध में, जहाँ पे लाखों स्कूल्स बंद हैं और हज़ारों की तादाद में जो है अभी तक स्कूल्स वो ओपन नहीं हो पाए। और दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए कि इतनी बजट खर्च हो रही है, 300 बिलियन से ऊपर जो बजट है, उसमें से 80% जो 80% है वो टीचर्स को तनख्वाह में जाती है या एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें जाती है, एक्सपेंसेस में। तो हम बात कर रहे हैं कि सिंध का जो तालीमी मयार है, जो सिनेरियो है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, मज़ीद उसमें कैसी बेहतरी आनी चाहिए, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजिया निगार और एजुकेशन एक्सपर्ट हैं इज़हार सुमरो साहब। इज़हार सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इज़हार सुमरो साहब, देखें ये अभी जो हम बात कर रहे हैं कि सिंध का जो तालीमी मयार है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इससे पहले हमने नसीर साहब से बात की, माजिद मकसूद भी हमारे साथ थे और काफ़ी एजुकेशन एक्सपर्ट भी उन्होंने अपनी राय दी। लेकिन आपका क्या कहना है कि सिंध के जो तालीमी मयार को इस बजट के साथ फिर भी मतलब हमारी कहीं ना कहीं तो कमी है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि लाखों की तादाद में जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल से हैं, हज़ारों स्कूल्स बंद हैं, गोस्ट टीचर्स का अलग इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो बुक्स है वो अलग चीज़ है, वो आप मामला उनको देखेंगे कि कैसे हल हो सकते हैं। कि अभी जनवरी में जो इशू हुआ था, फिर 15 दिन मज़ीद छुट्टियां बढ़ाई गई थी, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बुक्स नहीं हो पाए थे। तो इन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है? लेकिन सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल चाहिए। बदकिस्मती से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से इसके घेरे में है कि पॉलिटिकली इंक्लाइंड लोग होते हैं जिनकी सियासी वफादारियां होती हैं। इलेक्शनों में भी वही अमला न सिर्फ ड्यूटियां देता है बल्कि उन बाज़ पॉलिटिकल लोगों की खिदमत करता है और रिटर्न में फिर उनसे वो एक्सपेक्ट करता है कि वो उनको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में रियायत दे
एक तो ये फैक्टर है, तो इसलिए सियासी विल मैंने जैसे आज किया, एक तो सबसे पहले चाहिए सियासी विल, पॉलिटिकल विल की कमी है हमारे पास, पॉलिटिकल विल की। सही। ठीक है जी, पहली बात। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि हमें नीड बेस्ड असेसमेंट हमारे पास है ही नहीं, कि हमें किस जगह क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताता हूँ कि जब जॉब्स के लिए अनाउंस किया जाता है कि टीचर्स चाहिए, तो भाई दुनिया में अगर छोटा सा कोई प्राइवेट स्कूल भी होता है तो वो वाज़े तौर पे लिखता है कि उसको जो टीचर चाहिए वो कौन से सब्जेक्ट में चाहिए, कौन से लेवल में चाहिए, सही वेदर दे वांट अ जूनियर टीचर, मिडिल टीचर, सेकेंडरी टीचर, इंग्लिश टीचर, साइंस टीचर। आपने नहीं देखा होगा कि इसकी कोई प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर कह लें, क्योंकि जब टीचर्स का पूल आप बना लेते हैं तो ये तो खुद मिनिस्टर एजुकेशन कह चुके हैं कि हमारे पास साइंस और मैथ्स के टीचर्स की कमी है। भाई अगर कमी है तो उसको दुरुस्त करें, और दुरुस्त कैसे होगा, जब आप एडवर्टाइजिंग में एसओपी जब तय करेंगे तो उसी के थ्रू ये चीज़ें दुरुस्त होंगी ना। तो एक तो ये एक अलमिया है कि टीचर्स की सिलेक्शन सिर्फ एक नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। अगेन मैं कहूँगा कि खुद महकमा तालीम, उनके मिनिस्टर सेक्रेटरी बयान तो दे देते हैं बड़ी खूबसूरती से कि जी महकमा तालीम नौकरी देने वाला इदारा नहीं है, लेकिन वो खुद अपनी पॉलिसीज पे गौर करें कि अमली तौर पे वो भी यही कर रहे हैं। एक बात। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि हमें ये देखना होगा कि ये जो सारी एक्सरसाइज है इसमें हम किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं कि आज भी सिंध में जितने बच्चे हैं टोटल जो इंटाइटल्ड हैं स्कूलों में जाने के लिए, उनमें से 50% बच्चे, यानी कि गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं, और पता नहीं दुरुस्त हैं या गलत हैं, लेकिन गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हमारे पास सिंध में 52 लाख बच्चा गवर्नमेंट स्कूलों में है और 41 लाख प्राइवेट सेक्टर में है। तो ये जो 52 लाख बच्चा गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट का खुद कहना है कि 5-6 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, बिल्कुल उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। उसके बाद इनकी जो मजीद प्लानिंग जो होनी चाहिए, जैसे मिसाल अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स है या फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके लिए सालाना 5 अरब रुपए लगाए जाते हैं, जिसमें से कुछ ट्रांसपोर्ट का अमाउंट हटा के बाकी सारा किताबों की छपाई पे होता है, प्रिंटिंग पे होता है। उसमें जो मामला है वो ये है कि एक फुल फ्लेज माफिया बैठी हुई है जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के पूरे इदारे को अमली तौर पे वो पब्लिशर माफिया यरगमाल बना के बैठी हुई है। उनकी मर्जी से पोस्ट ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, चेयरमैन और सेक्रेटरी उनकी मर्जी से मुकर्रर होते हैं, बाकी लोग उनकी मर्जी से मुकर्रर होते हैं, प्रोक्योरमेंट कमेटी उनकी मर्जी से बनती है। तो मुझे बताएं कि वहाँ कौन सी ट्रांसपेरेंसी होगी, कौन सी ऑडिट होगी। फिर अब पब्लिशर की मर्जी। एजाज साहब, ये फुल फ्लेज माफिया कौन है? वो लोग जो बोर्ड में बैठे हुए हैं वो एक 15-20 लोग हैं जो टोटल मिला के जो पब्लिशर हर साल काम मिलता है। आप अगर ट्रेंड देख लें सारी 3-4 साल का, तो वही नाम, वही कंपनियां, वही पब्लिशर। नाम इंटरनेशनल टेंडर का देते हैं और इंटरनेशनल एडवर्टाइज ही नहीं करते। नहीं, एक तो पब्लिशर देखें वो अलग हो गए, पब्लिशर हैं। आप कह रहे माफिया का अल्फाज यूज़ किया आपने कि माफिया है, या तो वो ठेकेदार हैं या ठेके मिलते हैं उनको पब्लिशिंग के, क्या ऐसा ही है? जी जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना कि वो अपना ये देखें 10-20 रुपए की तो बात नहीं है ना, ये तो 5 अरब रुपए का मामला है। बिल्कुल। तो जब 5 अरब रुपए का मामला है तो उसमें इंटरेस्ट फैक्टर तो नेचुरली है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट तो होते हैं। तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट इसी तरह बनता है और नतीजे में ये हो रहा है कि ये सारा मामला अमली तौर पे क्या कहते हैं इस तरफ जाता है कि किताबों की शॉर्टेज होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी ठीक नहीं होती, जो ड्यू करेक्शंस की जाती हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने तो वो कागज डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं कि जिसमें प्रूफ रीडर ने कहा कि इस किताब को दुरुस्त कर लें, इसमें करेक्शंस जो मैंने करके दी थी वो नहीं हुई हैं, और उसके बावजूद वो करेक्शन नहीं की गई और किताब को यूं का त्यों शाया कर दिया गया। अच्छा, मतलब बगैर करेक्शन के किताब लाखों की तादाद में शाया हो जाती है, उसके बाद करेक्शन का उस पर डिस्कशन होता है। जो प्रूफ रीडर की जिम्मेदारी है वो तो उसने कर दी, लेकिन पब्लिशर को फिर वो दोबारा प्लेटें बनवानी है और ये सारी प्रैक्टिस करनी है, तो लिहाजा उसके लिए मसला है। तो वो फिर अपनी मर्जी से ये सारी एक्सरसाइज करता है। अच्छा सरदार इज़हार साहब, ये बताएं कि देखें मसला ये है कि जब बोर्ड का मसला हुआ था ये डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से और 15 दिन मज़ीद छुट्टियां बढ़ाई गई थी जनवरी में बच्चों की,
तो ये क्या मामलात हुए थे उसको आप कैसे देखते हैं? और उसके बाद मिनिस्टर एजुकेशन सरदार शाह ने ये बात की थी कि बोर्ड के जो है निज़ाम को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। उन्होंने 40 दिन का टाइम भी दिया था कि उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा दोबारा। तो वो रिस्ट्रक्चर क्या, किस एंगल में देखते हैं आप उसको? कि ये आप तो कह रहे हैं फुल फ्लेज माफिया बैठी हुई है और वो मिनिस्टर एजुकेशन कह रहा है कि हम उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, तो वो कैसे करेंगे रिस्ट्रक्चर? देखें, वो तो जाहिर है मिनिस्टर साहब जो भी कह रहे हैं वो उसको बेहतर समझ सकते हैं और आपको और हमें बता सकते हैं ना। जी जी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अमली तौर पे जो किताबें हैं वो पूरी नहीं छपती, सही। क्वालिटी का इशू है, प्रॉपर टाइम पे बच्चों को नहीं पहुंचती। सिंध गवर्नमेंट से सिर्फ इतना पूछ लें कि अगर आपके इसमें स्कूलों में 52 लाख बचा है तो क्या 52 लाख सेट बनते हैं? पिछले साल 34 लाख सेट बने थे। अच्छा। बच्चा है पिछले साल 48 लाख, 4.8 मिलियन, 10 लाख उसमें सिंध एजुकेशन का और 3 लाख उसमें अगर आप तो डीएमसी केएमसी का मिला लें तो दैट गोज टू ऑलमोस्ट ये जो है ना 61 लाख बचा हो जाता है। बिल्कुल। 61 लाख बच्चे के लिए 34 लाख किताबें छापेंगे तो आधे बच्चे तो बगैर किताबों के ऑटोमेटिक हो गए ना सर। और ये मैं उनकी फिगर दे रहा हूँ जो उनके पास है। फिर इन्होंने एक और कहानी करी कि जी बुक बैंक बनाए। आप देखें ये किताब बच्चा ज्यादातर तो जमा नहीं कराता वापस, चले वो बुक बैंक भी आ जाए तो उसमें भी एक दिलचस्प कहानी ये आई कि कुछ ऑफिसरों ने कहा कि पिछले साल ही पूरी किताबें नहीं मिली थी तो बुक बैंक कहाँ से बनाए? बहुत सारे बच्चों को किताबें नहीं मिली थी पिछले साल। ये तो एक साल का मामला भी नहीं है ना, कई सालों से चल रहा है। कई और सालों ये से। इसलिए चल रहा है जैसे मैंने कहा कि एक ताकतवर लॉबी है जो सारी चीज को अपने हाथ में करके बैठी हुई है, जिससे कोई पूछने वाला नहीं है कि कितनी किताबें छापी, कम क्यों छापी, गैर मयारी क्यों छापी, करेक्शंस क्यों नहीं की। पूछ इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो इतने बासर हैं, ऊपर तक मिनिस्ट्री तक उनके ताल्लुकात हैं और मामलात हैं कि वो हर चीज अपने ग्रिप में करे हुए हैं। हमें इसको निकालना है, प्रोफेशनल लाइंस पे लेके आना है, बच्चों को किताबें मिलनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिए हैं। और मजे की बात यह है कि एक तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक खत लिखा कि जो किताबें स्कूलों में बच गई हैं वो वापस करें। इससे बड़ा कोई लतीफा हो सकता है कि दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने जब रिपोर्ट मंगवाई पूरे सिंध के जो जजेस से तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि कई जगहों पे 80% शॉर्टेज है। ये कोर्ट में रिपोर्ट हुआ है जी। कई जगह पे 20 है, कई पे 40 है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ 80% शॉर्टेज भी है। अब एक तरफ शॉर्टेज है और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट लेटर लिख रहा है कि जी बच गए जो किताबें वापस करें। भाई आप 34 लाख किताबें छाप रहे हैं, सेट छाप रहे हैं और बच्चे हैं आपके पास 61-62 लाख। ये मैं ये अभी एजुकेशन एकेडमिक ईयर गुजरा ना इसकी बात इजहार साहब देखें यहाँ पे बात है। इजहार साहब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि 62 लाख बच्चे हैं जो गवर्नमेंट की डेटा है, ठीक है, और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है बुक्स की वो 24 लाख आप बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरा अभी रिसेंटली मतलब कुछ महीने पहले की बात है कि 1-2 महीने पहले मलीर और लियारी में हज़ारों की तादाद में बुक्स चोरी होके वो मार्केट में सेल हुई है। जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का वो जो वेयर हाउस है कायदाबाद में, ठीक है, तो वहाँ से हज़ारों की तादादों में बुक चोरी हुए, सरकारी बुक्स जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के छपे हुए हैं वो मार्केट में सेल हुए। तो ये देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 62 लाख बच्चों की डेटा है, फिर वहाँ पे 24 लाख बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। आप कह रहे थे यहाँ पे चोरी भी हो रही है किताबें, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनके पास। मतलब ये जो माफिया बैठी हुई है इनके इदारों में सिंध गवर्नमेंट के पास, उनको कैसे मतलब हैंडल करेंगे ये? देखिए सिंध गवर्नमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट उनका बयान क्या आया, ठीक है, बयान ये आया कि ये किताबों की कोई शॉर्टेज नहीं है। अच्छा। अब ये किसकी बात मानेंगे? हम पेरेंट्स की बात मानेंगे? एजुकेशन डिपार्टमेंट से किराए आई कि जी कम किताबें मिलनी है, वीडियोस वायरल हुई, डिपार्टमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानने के लिए तैयार? ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है। बाकी जो आप बता रहे हैं स्टोर्स में, इसमें आप दोनों को जिम्मेदार करार दे सकते हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से भी कहीं गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ ये जो किताबें मार्केट में आती हैं ये ज्यादातर हमें जो न्यूज और इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान के पास जब जाती हैं किताबें तो उसके नतीजे में वो किताबें जो है वो अफसरान बजाय स्कूलों में बच्चों को देने के या तो अपने पास रख लेते हैं या कहीं रद्दी में निकाल देते हैं। सही।
बहुत बहुत शुक्रिया इज़हार साहब, आपने बहुत हमें अच्छी बातें बताई कि कैसे इदारे को बेहतर किया जाए। जो सिंध टैक्स बोर्ड है उसकी जो खामियां है उसको कैसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और दूसरा वो जो आपने बताया कि एक अकाउंटेबिलिटी का नहीं है, वहाँ पे जो आपने यूज़ किया अल्फाज के फुल फ्लेज माफिया बैठी हुई है, वो ठेकेदारी निज़ाम है, वो पब्लिशर बैठे हुए हैं जिनको वो ठेके मिलते हैं, वो फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि ठीक है चाहिए हमें किताबों के पब्लिशिंग के। तो ये सारे मसले हैं और उनके हवाले से अगर देखा जाए कि जब तक ये मसले हल नहीं होंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो ये मसला कभी भी हल नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। ये बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी, दूसरी तरफ किताबें चोरी भी होती हैं, उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें बहुत कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इज़हार सुमरो साहब जो सीनियर एनालिस्ट हैं और एजुकेशन एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि जब तक ये अकाउंटेबिलिटी के मामलात हल नहीं होंगे और जब तक गवर्नमेंट के पास एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए तालीम के हवाले से कि तालीम को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, एक तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है हमारे पास 2030 तक हमें तालीम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा ये है कि सिंध की तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमें वो अकाउंटेबिलिटी की भी ज़रूरत है और पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत है और ट्रांसपेरेंसी की भी ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है सिंध के तालीमी मयार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उस हवाले से हमने काफ़ी मेहमानों से डिस्कस किया कि देखें, पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद अभी तक हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतर नहीं हो पाया और सिंध का जो तालीमी निज़ाम है 18वीं तरमीम के बाद भी बेहतर नहीं हो सका। अभी भी 7 मिलियन के करीब जो हैं बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और गोस्ट टीचर के मसाइल हैं और जो टीचर्स भर्ती किए गए हैं वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के बुनियादों पर किए गए हैं कि मतलब जिनको नौकरियां नहीं थी यूथ को उनको नौकरियां दी गई, सिर्फ वो खाना पूरी की गई, लेकिन उनमें कोई स्किल्स नहीं थे कि वो बच्चों को पढ़ा सके। ये खुद मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है जो वो खुद ये बात मेंशन करते हैं। और दूसरी तरफ किताबों की चोरी और किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो रिपोर्टर है वश टीवी न्यूज़ का शाहनवाज शेर, हम उनसे बात करेंगे। जी शाहनवाज शेर साहब, क्या तफसीलात है आपके पास के एक तो सिंध का जो तालीमी निज़ाम है उसमें कितनी खामियां हैं आपको भी पता है, दूसरा ये है कि ये जो मलीर और लियारी में वाक़या हुआ है कुछ दिन पहले के किताबों की हज़ारों की तादाद में किताबें चोरी हुई है, तो वो उसकी क्या तफसीलात है आपके पास? जी, ये मलीर का इलाका है फैसलाबाद, वहाँ टेक्स्ट बुक बोर्ड का वेयर हाउस है। जी जी, वहाँ से 3 माह कबल चोरी का मामला हुआ था बुक्स का। वो उन पर जो चोर थे कबाड़ी, उनको गिरफ्तार करके उनके पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी वो जेल कस्टडी में है। मैं बताना चलूँ, ये चोरी का जो सिलसिला था ये कई साल से जारी था। ये 3 से 4 हजार मन जो किताब थे वो उसी टाइम पुलिस ने बरामद कर लिए थे। मैं बताना चलूं कि ये मामला वेस्ट न्यूज ने पर ये जो तालीम इदारे के बाला अफसरान हैं उन्होंने एक्शन लेते हुए कमेटी कायम की थी जो अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। मैं बताना चलूं कि इस मामले पे कई बार कोशिश की गई है कि ये जो कमेटी इस चोरी मामले पे बनाई गई थी उसकी कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, मगर अफसरान से बार बार राब्ते करने के बावजूद भी कोई राब्ता ना जवाब नहीं दिया गया है। जी अच्छा, तो वो कमेटी का क्या कहना है कि अब ये जो मामला हुआ है चोरी का, आप कह रहे हैं कि 3 से 4 हजार मन जो किताबें चोरी हुई है वो मार्केट में सेल हुई है या वो लोग पकड़े गए हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं? जी, वो अभी तक जेल कस्टडी में है। उन पर इंक्वायरी बैठाई गई थी जो अभी तक तालीम इदारों के जो बाला अफसरान हैं उनके ऊपर मुश्तमिल थी। उन्होंने अभी तक जो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की है। वेस्ट न्यूज ने बार बार राब्ते करने की कोशिश की है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं आपको चलूँ, सिंध में अभी भी जो है जो 10 साल से किताबें फराहम नहीं की गई है।
तालीम का निज़ाम जो है बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि तालीम का निज़ाम सिंध में जो है बड़ा पेचीदा मसला है, मगर फिर भी सिंध हुकूमत 18 तरमीम के बावजूद उनके मातहत है, फिर भी कोई इक़दाम नहीं करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ वश टीवी न्यूज़ के रिपोर्टर शाहनवाज शेर मौजूद थे। उनका कहना था कि जो मलीर में ये वाक़या हुआ, 3 से 4 हज़ार जो किताब 3 से 4 हज़ार मन जो किताबें चोरी हुई और मार्केट में बेची हुई, उसके हवाले से अभी तक कोई वो रिपोर्ट सामने नहीं आई कि वो लोग तो गिरफ़्तार किए गए हैं, लेकिन कमेटी भी बनाई गई है। उसके बाद भी ये मतलब सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में ऐसा होता रहता है। उसके के हवाले से हमने इज़ार सुमरो जो बोर्ड के मामलात को देखते हैं उनसे भी बात की। अभी नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।